हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड के लिए पेपर 1 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। पेपर 1 के लिए रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है। प्रीवियस हम 3 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई सेक्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को जरूर कनेक्ट कर लें। इस वीडियो का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है ये। यहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक प्रैक्टिस बनेगी और आपको एक रिविजन भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो लेक्चर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। बुद्धि का एकल कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शंस आर फ्रीमैन, थ्रॉन्गस्टाइन, अल्फ्रेड बिने या नन ऑफ देम। तो ये देखिए, इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाला जो टॉपिक है मैं बता चुका हूँ आपको। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनकी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। चाहे वो सीडीपी के लिए भी मैंने बनाया है, ईवीएस के लिए भी बनाया है, हिंदी के लिए भी बनाया है। तो वो सारी वीडियो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना, चैनल पर सब मिल जाएगा आपको। तो उसमें से मैंने एक टॉपिक बताया था इंटेलिजेंस। तो देखो भाई, यू टेट के लिए इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसको मिस मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पूछा गया सिंगल फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड बिने जो है, इन्होंने सिंगल फैक्टर थ्योरी या फिर मोनो फैक्टर थ्योरी भी इसको हम बोलते हैं, मोनो फैक्टर थ्योरी, ये इस नाम से भी जाना जाता है। और इसको या फिर वन फैक्टर थ्योरी ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये किसके द्वारा प्रपोज किए है? अल्फ्रेड बिने ने प्रपोज किया है। ठीक है, दूसरे थे इनके साथ इनके ब्रदर साइमन बिने, अल्फ्रेड बिने एंड साइमन बिने। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंक्लूजन। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशन का तत्व नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में भागीदारी, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, विविधता का सम्मान, अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तिगत विकास का अवसर, या लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के सम्मान में कमी। तो देखिए, राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर डी, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा समावेशन का तत्व नहीं है, नॉट पूछा गया था। तो लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स, भाई ये जो है एक एलिमेंट नहीं है इंक्लूजन का। इंक्लूजन मतलब समावेशन, जो समावेशी शिक्षा बताया है मैंने आपको, ये उसी का ही वर्ड है, समावेशन, इंक्लूजन करना। तो ये एक तत्व नहीं है। बाकी पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग बिल्कुल सही है। रेस्पेक्ट फॉर, विविधता का सम्मान करते हैं भाई इंक्लूसिव एजुकेशन पे। पर्सनल डेवलपमेंट पे पूरा ध्यान दिया जाता है। उसके साथ साथ फ्रीडम का पूरा ध्यान रखा जाता है, ह्यूमन राइट्स का पूरा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, सोशल प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं इंक्लूजन के, ध्यान रखना। तो यहाँ जो राइट आंसर है, जो एक एलिमेंट नहीं है, वो है लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। तो देखो, ह्यूमन राइट्स के लिए तो बिल्कुल रिस्पेक्ट और पूरी केयर की जाती है। यहाँ पर लिखा है लैक ऑफ, यानी कि मानव अधिकारों की सम्मान में कमी, ऐसा नहीं होता भाई। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3rd। द फिनोमिना ऑफ डिफरेंशियल इनहिबिटेशंस आर एसोसिएटेड विद। विभेदक निषेध की परिघटना संबंधित है किस चीज़ से? एक्सपेरिमेंटल एक्सटेंशन, प्रयोगात्मक विलुप्ति, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, सहज पुनः प्राप्ति, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, भेदभाव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर सी, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, भेदभाव सीखना। देखो, डिफरेंशियल इन हिबिटेशन, विभेदक निषेध, यानी कि आप जब सिखाने में क्या कर रहे हैं, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट स्टिमुली। कहने का मतलब है, सिंपल सी अगर मैं भाषा में आपको समझाऊं, कि भाई आपको कंडीशनिंग दी जाती है। कंडीशनिंग में भी क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, जो बिहेवियर में, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करता है या फिर मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति जो है सीखता है, तो वही बोला जाता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। यहाँ पर बोला जा रहा है भेदभाव सीखना, कि आप पनिशमेंट से सिखा रहे हैं बच्चे को। ठीक है, या फिर रेनफोर्समेंट या पनिशमेंट, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 4। दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर बनाती हैं। हिंदी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन देख लेते हैं, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया। तो दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऑप्शन नंबर सी, इसको हम बोलते हैं संयुक्त क्रियाएं जो होती हैं, जो दो या दो से अधिक क्रिया मिलाकर एक नई क्रिया का इस्तेमाल निर्माण करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक क्रियाएं तो मिल रही है, तो इसके साथ क्या बन रहा है, एक नई क्रिया बन रही है। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं संयुक्त क्रिया। इसको एक एग्जाम्पल से समझे, जैसे तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया
करो। तो यहाँ पर देखो दो दो क्रियाएं हैं, पहला पढ़ना और आया करो, तो दोनों को मिलाकर एक संयुक्त क्रियाएं बनाई गई है, तो उसी को हम बोलते हैं, ये एग्जाम्पल हुआ संयुक्त क्रिया का। तो यहाँ पर दो क्रियाएं आ गई, पढ़ना और आना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ए उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है अनंत, अन्वेषण, अवैतनिक या फिर अपेक्षा। तो ए उपसर्ग, उपसर्ग कौन से होते हैं? ऐसे वर्ड या शब्दांश जो स्टार्टिंग में जो किसी शब्द के, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में लगकर उनका मीनिंग क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, या उनमें परिवर्तन ला देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। और प्रत्यय क्या बोलते हैं? ऐसे शब्द या शब्दांश जो शब्दों के लास्ट में, अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर सी। अवैतनिक जो है उपसर्ग के प्रयोग से बना एक शब्द है, ए जमा वैतनिक। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद बताइए। ईश्वर करे कि आपकी यात्रा शुभ हो। तो आपको इसको अर्थ के आधार पर बताना है कैसा वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य है, संकेत वाचक वाक्य है। तो यहाँ पर बोला ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो। तो ऑप्शन नंबर सी, इसको हम बोलते हैं, इस तरीके के वाक्य को हम बोलते हैं इच्छावादी, जिसमें क्या है? इच्छा जताई जा रही है, ठीक है, या फिर आशीष दिया जाता है अगर किसी सेंटेंस में, या फिर शुभ कामनाएं दी जाती हैं, यानी कि बेस्ट विशेस दी जाती हैं। तो इस प्रकार के वाक्य कैसे कहलाते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं, इनको बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? गारंटी, 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 गारंटी। यहाँ पर 4 चीज़ें दी हैं, 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है गारंटी की सही स्पेलिंग क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो देखो गारंटी की सही स्पेलिंग है GAURANTEE, ठीक है, गारंटी देना किसी भी चीज़ का। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर पहुंच चुके हैं। चूज द वर्ड विच सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो वर्ड क्या है? प्रोलोंग। तो आपको इसको मीनिंग पता होना चाहिए। तो प्रोलोंग का सिमिलर वर्ड आपको बताना है ऑप्शन में कि इसी के जैसा, डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू, डिले, और ऑप्शन डी क्या बोलता है? फर्दर। तो आपको बताना है कि क्या राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का प्रोलोंग। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है, इंग्लिश मीनिंग या आप समझो तो ड्यूरेशन ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी ड्यूरेशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का कार्यकाल, या फिर लंबा हो जाना किसी भी चीज़ का। ड्यूरेशन यानी कि समय अंतराल किसी भी चीज़ का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिमिलर, डिले करना है ना, तो ये कहलाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और कॉन्टिन्यू और डिसकंटिन्यू क्या है? इसके अपोजिट चले जाएंगे ये। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए कंपाउंड वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दांश संयुक्त शब्द है, आपको बताना है। कंपाउंडेड वर्ड इनमें से कौन सा है? रहीनो, थ्रोबैक, नेक्स्ट बोथ ए एंड बी, या नाइदर ए नॉर बी। तो राइट आंसर है जो संयुक्त वर्ड है इसमें से, दैट इज थ्रोबैक। थ्रो में यानी कि पहला वर्ड कौन सा है? थ्रो, प्लस दूसरा वर्ड कौन सा है? बैक। तो ये बन गया एक कंपाउंडेड यानी कि संयुक्त वर्ड, ठीक है। और रहीनो की मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए की, तो ये क्या है? ये है क्लिप्ड वर्ड, इसको हम बोलते हैं, ध्यान रखना, क्लिप्ड वर्ड है ये यहाँ पर रहीनो। जैसे राइनासोर्स जो होते हैं ना, तो उसका ये स्टार्टिंग का वर्ड है जिसको हम बोलते हैं क्लिप्ड रहीनो। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। थ्रोबैक इज अ कंपाउंडेड वर्ड, दो वर्डों से मिलकर बना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हमारे पास आया मैथ्स का क्वेश्चन। तो देखो भाई, मैथ्स के पेपर 1 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो बहुत ही आसान से और जनरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको मिस नहीं करने इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि ये स्कोरिंग हो जाते हैं। ज़्यादा टफ लग रहा है आपको क्वेश्चन, एकदम मिस कर दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किप कर सकते हो, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन स्किप मत करना। 5000 प्लस 3 1s प्लस 3 10s आर इक्वल टू, तो बताओ एक इक्वेशन ही बनानी, इक्वेशन भी नहीं बनानी यार, वेरी सिंपल है। 5000 लिख लो यहाँ पर, प्लस 3 1s, 3 1s का मतलब 3 गुणा 1, प्लस 10 10s, 10 10 का मतलब 10 गुणा 10। ये इक्वेशन आपको सॉल्व करके लेके आनी है, और बहुत ही आसान सी इक्वेशन हो गई आपके सामने। ये क्या बन गया? ये पर 5000 ये हो गया, ठीक है, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करी 3, 10 की 10 से मल्टीप्लाई करी, आपका आ गया 100। तो आपको ये आंसर आ गया 5103। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देख लो कितना आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में। क्वेश्चन 11 क्या था? वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ प्योर घी इज 910 ग्राम्स, द वेट ऑफ 700 मिलीलीटर घी विल बी। तो भाई क्या बोला गया यहाँ पर? 910 ग्राम्स का वेट कितना है? 1 लीटर ऑफ प्योर घी इज 910
0 ग्राम्स, द वेट ऑफ 700 मिलीग्राम लीटर विल बी, तो ये हो जाएगा हमारा 637 हो जाएगा। ऑप्शन से पहचान सकते हो यहाँ पर देखो, 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है, तो इसमें प्योर घी का वेट कितना आ रहा है, 910 ग्राम्स आ रहा है। तो आपसे कितने का पूछा है, वेट ऑफ 700 ml, वेट ऑफ 700 ml, तो कितने ग्राम्स में आ जाएगा ये, 637 ग्राम्स में आ जाएगा। कन्वर्ट कर लेना, ml टू ग्राम जो है कन्वर्जन हो जाता है। नेक्स्ट हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 414 इंटू 595। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, और पेपर उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर के इस तरह के कई सारे क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे गए हैं। तो 414 इंटू 594, सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, एक नंबर आपको बड़े आसानी के साथ में मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 246,330, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 के साथ में, इस सस्पेंशन ऑफ चॉक एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय, चॉक और पानी का निलंबन किसके द्वारा अलग किया जाता है, डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन या फिर इवापोरेशन के द्वारा। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ये जो होता है चॉक और पानी का जो निलंबन है फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग किया जाता है, जिसमें फिल्ट्रेशन क्या प्रोसेस होता है, इसमें इनसॉल्युबल, सॉल्युबल नहीं होते, देखो चॉक और पानी जो है आपस में कभी भी सॉल्युबल नहीं होता, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी कि तत्व होते हैं किसी भी तरल पदार्थ में यानी कि लिक्विड में। तो वो कौन से प्रोसेस के थ्रू अलग किए जा रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू किए जा रहे हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ओजोन लेयर, वायुमंडल की निम्न में से किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। देखो ये क्वेश्चन जो है एसएसटी में भी इंक्लूड हो जाएगा, जो एसएसटी वाले पेपर 2 फॉर एसएसटी, भाई वायुमंडल वाला पोर्शन जरूर पढ़ के जाना पेपर 2 में, अगर आपके पास एसएसटी है तो ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है लेयर्स के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में। तो इसमें कौन सी लेयर ऐसी है जिसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर होती है, ये कौन सी लेयर है, सेकेंड टॉप लेयर है, ठीक है, ये सेकेंड टॉप लेयर है। सबसे नीचे कौन सी आती है हमारे पास भाई, ट्रोपोस्फेयर आती है, ठीक है, और इसी के अबव कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फेयर होती है, और इसी में क्या पाई जाती है, ओजोन जो लेयर है, परत है, वो इसमें ही पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, टाइफून इज ए टाइप ऑफ, टाइफून एक प्रकार का क्या है भाई, साइक्लोन है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, या नन ऑफ द अबव। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टाइफून एक प्रकार का साइक्लोन है, और ये कहाँ पर आता है भाई, साउथ ईस्ट एशिया में, ये ध्यान रखना, साउथ ईस्ट एशिया में टाइफून आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जिसको हम चक्रवात बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए 15 का राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन, यानी कि मॉक टेस्ट नंबर हमने 4 को डिस्कस किया पेपर नंबर 1 के लिए, यानी कि पेपर 1 यू टेट के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से आप लोगों से मिलेंगे यू टेट 2021 प्रिपरेशन के लिए। दिस वॉज अभिषेक त्यागी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।